उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। आज हम लोग पूरे गणित का जो क्लास 10 है बाबू, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पूरे क्लास 10 गणित जो है सबका फार्मूला देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप हाइट एंड डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और इसमें आपको क्या दिखाने वाला हूँ, पूरे चैप्टर कवर करवाया गया है और जितना भी फार्मूला आपके किताब में दिया हुआ है, तो वन शॉट रिवीजन के तौर पे जो आपका परीक्षा है उसके उसके लिए जो है ये काम किया गया है। बोर्ड पे थोड़ी सी समस्या हो रही है जिसके चलते हमको आने में दिक्कत हो रहा है। कैमरा नहीं है, सेटअप नहीं है, तो हम लोग पहले त्रिकोणमिति के फार्मूला को देखेंगे और उसके बाद से धीरे धीरे सारे चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए हम चालू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से पहले इसलिए चालू कर रहे हैं क्योंकि त्रिकोणमिति का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद नहीं, यही होता है कि त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा पूछता है, तो उसको हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति क्या होता है? गणित की वह शाखा जिसमें के तीन कोण एवं तीन भुजा की माप की जाती है। त्रिकोणमिति क्या होता है? गणित की वह शाखा होती है जिसमें तीन कोण एवं तीन भुजा की माप की जाती है, उसे ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। वह गणित की सबसे एक व्यावसायिक शाखा है। व्यावसायिक मतलब होता है कि कमाने के उद्देश्य से, पैसा कमाने के उद्देश्य से कहीं भी इसका काम होता है। त्रिकोणमिति का इस लेवल का है। आप ध्यान दीजिएगा, तो त्रिकोणमिति में आप जब 9 पार्ट बनाइएगा ना, उसमें यही सा ही डायग्राम आपको मिलने वाला है। पूरे समकोण, ये ए बी और सी ये समकोण है। ये एच होता है, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ठीक है ना। त्रिकोणमिति, ट्री माने थ्री माने तीन, गोनो मतलब एंगल मतलब कोण, ये है मेट्रिया जिसको हम लोग मैंसुरेशन बोलते हैं। मैंसूर ना माप होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला अब क्या होता है जो हम लोग त्रिकोणमिति में जो प्रयोग करेंगे, पी मतलब होगा परपेंडिकुलर मतलब लंब। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बी क्या होता है। तो बी जो होता है बेस होता है, बेस मतलब आधार होता है। ठीक है, उसके बाद से एच जो स्मॉल एच होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, और हाइपोटेनस मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये तीन चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब, आधार, ये तीन चीज़ होता है जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और इसको ही हम लोग देखेंगे। कर्ण क्या होता है? देखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, आपको पहले बताया गया था कि कर्ण, चलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि कर्ण का स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। देखिएगा, ये जो हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर और बेस है, तो उसका एक फार्मूला होता है जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। यहाँ लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने क्या बताया था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, आपको केवल मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपके पास ऑलरेडी फार्मूलाज हैं, सब कुछ आपके पास है, केवल रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है ना, ताकि आप जो है रिवीजन कर सको, पूरे किताब को कम से कम 1 घंटा में पढ़ सको पूरे फार्मूलाज को। ठीक है ना, तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मतलब होता है ये एच वाला ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर हमको एच का वैल्यू निकालना हो तो रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा, और पी का वैल्यू निकालना हो तो रूट अंडर एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा देंगे तो आपका ये फार्मूला निकलेगा। फिर बी बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि जब बी और पी का वैल्यू निकालिएगा तो एच में से अगर पी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो बी को घटा देंगे, बी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो पी को घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, अगला जो फार्मूला होता है आपका, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस बराबर होता है बी बाई एच, टेन बराबर होता है पी बाई बी। ध्यान रखिएगा, साइन बराबर क्या होता है? पी बाई एच, साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, टेन बराबर पी बाई बी। और ये फार्मूला आपको याद ही है, फिर भी एक बार देखें। देखिए, साइन का उल्टा होता है कॉस से, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो जो पी बाई बी है उसका उल्टा कर देते हैं। तो देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ ध्यान से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक नाम से साइन का उल्टा होता है कॉस, किस कौशिक ना, तो पी बाई एच है तो बी बाई एच हो गया, पी बाई एच है तो पी बाई एच होगा, तो बी बाई एच नहीं, पी बाई एच का उल्टा करेंगे तो एच बाई पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है ना, तो साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, टेन बराबर पी बाई बी, कॉसेक बराबर एच बाई पी, सेक बराबर एच बाई बी, और कॉट बराबर होता है बी बाई पी।
इस बात को आप याद रखेंगे। अगला देखिएगा, ये जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्या करना होता है, इसको कुछ करना ही नहीं है आपको। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है। अगला जो फार्मूला है ये आपको अभी हम याद करवाएं। फिर से देखिएगा, साइन बराबर पी बाई एच, साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, टेन बराबर पी बाई बी। अब साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। देखिएगा ध्यान से, पी बाई एच है तो यहाँ क्या हो जाएगा एच बाई पी, बी बाई एच है तो यहाँ क्या हो जाएगा एच बाई बी, पी बाई बी है तो पी बाई बी, तो ऊपर हो गया है बी और नीचे हो गया है पी। ठीक है ना, तो साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, टेन बराबर पी बाई बी, कॉसेक बराबर एच बाई पी होता है और सेक बराबर एच बाई बी होता है, और कॉट बराबर क्या होता है बी बाई पी होता है। ठीक है, अगला जो है आप ध्यान रखेंगे किसका कौन उल्टा होता है, इसको बताने का प्रयास किया है। साइन, कॉस और टेन का उल्टा कॉसेक, सेक और कॉट होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। ठीक है, अगला फार्मूला जो हम लोग लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं 90 माइनस थीटा, ये नहीं है। अब जो है हम देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा वाला जो फार्मूला होता है उसके पहले हम लोग इंटू वाला फार्मूला देखेंगे। इंटू जो फार्मूला होता है वो कैसा होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से हम लोग देखने का ये प्रयास करेंगे कि किसका कौन विलोम होता है, कौन किसका उल्टा होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का सारे फार्मूलाज होंगे जो आपको ध्यान रखने होंगे। तो पहला जो फार्मूला बनता है उसको देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये 1 के बराबर होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस सेक टेन कॉट। ठीक है, अगला जो है इसको हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अलग अलग हम बनाने का प्रयास किए हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या कोस के साथ कौन रहेगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा पर 1 होता है। अगर हम साइन का वैल्यू निकालना चाहे तो 1 बाई कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक का वैल्यू निकालना चाहे तो 1 बाई साइन हो जाएगा। ये वाला फार्मूला आपको याद ही है। दूसरा फार्मूला क्या निकल के आता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का तो हो गया कॉस थीटा और सेक का, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, और सेक बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा। अगला जो फार्मूला होगा टेन थीटा और कॉट थीटा का होगा। तो इसमें क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन थीटा का जो फार्मूला होगा 1 बाई कॉट थीटा होगा, है ना। और एक और फार्मूला होता है टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला हो जाएगा कॉट बराबर होता है 1 बाई टेन, और टेन बराबर होता है 1 बाई कॉट, लेकिन कॉट का फार्मूला जो होता है वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर वाला जो वर्ग वाला होता है, उसमें भी 3 फार्मूला होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। पहला जो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो अब हम लोग स्क्वायर वाला देखने का प्रयास करेंगे। पहले जो था इंटू वाला था, उसके बाद से 90 माइनस थीटा वाला होगा, उसके बाद से ये स्क्वायर वाला है। तो स्क्वायर वाला में साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला हो गया था। इसमें जो अप्लाई कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन कैसे होता है उसको देखें। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको आप याद रखेंगे। अगर हमको साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये वाला भी फार्मूला आपको बहुत लाभदायक होता है। 8 पॉइंट जब 4 आप बनाने जाते हो तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट बराबर क्या होता है कॉस बटे साइन थीटा होता है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। सारे त्रिकोणमिति का जो फार्मूला अगर आपको याद है तो कम से कम यहाँ से 6 नंबर प्लस होता है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम लोग देखेंगे अगला जो फार्मूला क्या है। अगला जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, सेक थीटा, और इसमें जब स्क्वायर कर दिया जाता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि सेक के साथ कौन रहता है 10 रहता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं ना कि जब सेक का वैल्यू निकालना होता है तो हम 10 को LHS से RHS में भेज देते हैं। जब LHS से RHS में भेज देते हैं तो उसका फार्मूला निकल के आता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला जो फार्मूला है टेन थीटा। अब तो आप सेक का निकाल दिए, अब अगर आपको टेन का निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए
टेन स्क्वायर थीटा होता है तो टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक को आप इधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा में से क्या हो जाएगा, 1 जो है घट जाएगा तो आपका 10 का निकल जाएगा। यहाँ भी देखिएगा ध्यान से आप, हमने सेक को निकालने का प्रयास किया है, ये थोड़ा सा आपको लोचा दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक जो है इसको भी हम लोग क्या किए हैं, LHS से RHS भेजे हैं, तो 10 को 10 ही रहने दिया जाए, 10 को 10 ही रहने दिया जाए, और इस सेक को सेक रहने दिया, सेक को सेक रहने दिया जाए। ये जो 1 है 1 को इधर भेज दिया गया है, तो वही यहाँ पे माइनस आपको दिखा रहा है। ठीक है, 10वां जो फार्मूला है वो क्या फार्मूला है देखिएगा। 10वां फार्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, ठीक है, अप्लाई भी कर चुके आप लोग। अगला जो फार्मूला लिखिएगा वो लिखिएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, ये फार्मूला कहाँ से निकल के आता है, तो ये फार्मूला जो नीचे दिया गया 12 नंबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, 1। तो इसको अप्लाई करके इसको निकाला गया है। ठीक है, अगला जो फार्मूला होगा उसको देखेंगे हम लोग। अगला फार्मूला ये वाला तो आपको निकालने आ गया था, एक बार फिर से देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन का वैल्यू निकालिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ पे कॉस का वैल्यू कॉस स्क्वायर का निकालिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अगर रूट वाला निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर है तो इसको हम लोग रूट कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, उसको रूट में डाल दीजिएगा। ठीक है, अगला जो फार्मूला निकल रहा है, अगला जो लिखिएगा आप लोग, लिखते चलिएगा साथ में तो ठीक रहेगा। डिवीजन इस डिवीजन होता है, विद्या योग्यन रक्षति, जो विद्या की जो रक्षा होती है आपको पता ही होगा कि निरंतर अभ्यास से होता है। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर जो थीटा होगा, अगर हम इसको LHS से RHS में डाल देते हैं, ये पहले से 1 ऑलरेडी है, तो जब ये माइनस है तो नियम क्या है, माइनस होगा तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वही यह प्लस हो गया है। ठीक है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, कॉसेक में से 1 को घटा दिया जाएगा। तीसरा जो फार्मूला निकल के आता है, जो यहाँ पर आपको 11 नंबर दिखाई दे रहा है, 11 नंबर, उसमें का तीसरा नंबर ये फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। सेक में से हमेशा टेन स्क्वायर घटाना है। साइन स्क्वायर के साथ है आपको ध्यान रखना है कि कॉस स्क्वायर जुटता है, लेकिन सेक में से 10 घटता है और कॉसेक में से कॉट घटता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। थीटा के जगह पे आप साई फाई कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नोट वाली बात है ऑब्जेक्टिव में बहुत अपना रोल रखता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए नोट 1 में क्या लिखा गया है, साइन थीटा टेन थीटा और सेक थीटा। साइन थीटा, बोलिए, साइन थीटा टेन थीटा और सेक थीटा में जो थीटा का जो वैल्यू है, जो कोण का वैल्यू है, वो क्या होता है, बढ़ता है। थीटा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो जब बढ़ता है तो उसको हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। और नोट 2 में जो लिखे हैं, नोट 2 में क्या लिखे हैं, कॉस थीटा कॉट थीटा, क्या लिखा है जी, कॉस थीटा कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। इसमें क्या होता है, थीटा का जो मान क्या होता है, घटता है। घटता होगा तभी ना अवरोही क्रम होगा, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा घटता है। कैसे घटता है ध्यान दीजिएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 90 तक जाइए तो बढ़ेगा, तो उसी तरह से इसमें घटता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा घटता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो फार्मूला है, ये इसमें से आपको ये जो टेबल है, साइन 0 का मान 0 होता है ना, तो ये टेबल आपको याद है, एक बार फिर से अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा। और कैसे लिखा जाता है पहले उस पर चर्चा करेंगे। देखिएगा सबसे पहले आप लिखिएगा 0 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद से सब में 4 से भाग दे दिया जाता है, सब पर रूट लगा दिया जाता है। सबका रूट जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो साइन 0 का वैल्यू 0 आएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 आएगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आएगा, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 आएगा, और साइन 90 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, तो साइन 0 से लेकर के साइन 90 का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, तो कॉस का वैल्यू निकल जाता है। देखिएगा ध्यान से, साइन 0 का वैल्यू ये पहले है तो सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा, जो सबसे लास्ट होगा वो सबसे पहले दिखाई देगा। यानी कि साइन के मान को क्या करेंगे हम, पहले वाला को लास्ट में, लास्ट वाला को पहले कर देंगे, तो कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, और कॉस जो है 30 का वैल्यू हो गया 90 का। अब देखो यहाँ पर ये 60 वाला और 90 वाला को छोड़िए, पहले इसको देखिए, ध्यान रखिएगा। ये कोई क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू, तो जो कॉमन है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वो √1/2
2 ना जी, 1/√2 बोलते हैं आप लोग। तो 1/√2 1/√2 दोनों का वैल्यू बराबर होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या sin 45 का मान cos 45 के मान के बराबर है, तो आप कहिएगा कि जी sin 45 का जो मान होता है वही cos 45 के मान के बराबर होता है, इसलिए सही है। ठीक है, उसी तरह से आप 10 का वैल्यू निकालेंगे तो 10 का जो वैल्यू निकलता है sin बटे cos करके निकलता है, तो हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू कितना होता है। 10 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/√3, 10 45 का वैल्यू 1, 10 60 का √3 और 10 90 का जो है अपरिभाषित। अब एक और चीज़ इसमें हम याद करवाने का प्रयास करेंगे, जीरो का उल्टा अपरिभाषित लिखिएगा, अपरिभाषित का उल्टा जीरो लिखिएगा। ये टेबल है जो आपको आता ही है। चलिए अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी। इस सारा फार्मूला ख़त्म हो गया है हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है ना। अब हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ और बातें होती हैं जो बताना होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। साइन बराबर p/h और कॉस बराबर b/h होता है, ठीक है। ऊंचाई और दूरी में क्या होता है, जो 9 पार्ट है आपकी किताब में, उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। अब पहले जैसे सब्जेक्टिव में पूछा जाता था, लेकिन अब जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कि दृष्टि रेखा क्या होता है। देखिएगा दृष्टि रेखा क्या हो, जब किसी वस्तु को कोई दर्शक देखता है, तो इस वस्तु और दर्शक के जो बीच का रेखा बनता है, क्या कहते हैं, उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। अब उन्नयन कोण क्या होता है कि जब ऊपर से आप नीचे देखते हैं कि नीचे से ऊपर देखते हैं, इस बात को कैसे पहचानेंगे। देखिएगा यदि कोई प्रेक्षक, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई आदमी है, अपने नेत्र से क्या करता है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देख रहा है, आप नीचे हो और ऊपर देख रहे हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में जो है आपका उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। चलिए अगर आप छत पे हो, छत से नीचे देख रहे हो, तो उस स्थिति में क्या बनता है, उस स्थिति में जो है अवनमन कोण बनता है। तो ये कुछ कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला है हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्षेत्रमिति में कौन कौन से है, लेकिन उसके पहले हम एक पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। एक पार्ट में देखते हैं कितना फार्मूला है, और एक पार्ट में इसलिए आते हैं क्योंकि एक पार्ट में बाबू, एक पार्ट से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, कम से कम 10 अंक का पूछेगा। तो 10 अंक के लिए आपको एक पार्ट का फार्मूला से ही कम से कम 4 अंक का हो जाता है, तो वो आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलिए एक पार्ट में चलते हैं, सम संख्या विषम संख्या। सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। देखिए परिमेय संख्या सबको याद है कि वह संख्या जो p/q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ q ≠ 0 होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे, या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है। देखिएगा जैसे में दिया हुआ है कि √3 है, जैसे में जो दिया है लिख लीजिएगा आप, √3 हो गया, या फिर नहीं √3 थोड़ा हुआ जी, √9 होगा, ठीक है। चलिए √4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/0 भी हो जाएगा, परिमेय संख्या में 0 भी हो जाएगा, ठीक ना। 11/4 भी हो जाएगा। और देखो यहाँ पर लिखे हैं कि बहुत बच्चे का दिमाग में ये चलता है कि रूट वाला देखिएगा ना तो परिमेय संख्या मार दीजिएगा। तो लीजिए ना, √72 है और ये √8 है, तो इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा ना, तो कैलकुलेशन जब करिएगा आप, तो इसका परिमेय संख्या निकल के आ जाएगा, इसको इसलिए रखा गया है, ठीक ना। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जहाँ q ≠ 0 हो, जैसे √2 है तो √2 का वैल्यू नहीं निकलता है, √3 है, √7/2 है, तो ये जो संख्या किस में आता है जी, अपरिमेय संख्या में आता है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है आप वहाँ पे थोड़ा सा रुक करके सोचे समझेंगे और उसको नोट कर लेंगे। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या अंशवानी, अनावर्ती जिसको बोलते हैं, तो अशांत होता है। इसका क्या होता है, अशांत होता है। ये कभी रुकने का नाम नहीं लेता है, ये कटते रहता है। और एग्जाम्पल देखेंगे कैसा एग्जाम्पल होता है, देखिएगा। और एक और बात याद रखिएगा, पाई के बारे में कहा गया है, देखिएगा पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का अगर मान पूछ दिया जाए तो परिमेय संख्या होगा। पाई अपरिमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में ये जो है कट जाता है, लेकिन अपरिमेय संख्या में ध्यान दीजिएगा 1.0 के बाद 2, फिर 2 को 0, फिर 2, फिर 3 को 0, फिर 2, मतलब 0 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और कहाँ तक जाएगा कोई इसका जो है निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या में रखेंगे। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, बताइए। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, ये याद रखिए। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है
अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब एक तो कटेगा नहीं, और कट भी जाएगा तो उसका निश्चित नहीं है वो कहाँ तक जाएगा कहाँ तक आएगा, कोई मतलब नहीं है। अगला जो बात लिखा गया है कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसका उदाहरण दिया गया है और पाई का मान भी दिया हुआ है 3.141। ठीक है, अब आते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। देखिए, वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों को मिला दीजिएगा तो बनता है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह से बनने वाले संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 7 हो गया और √2 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया गया है, दोनों को गुना कर दिया गया है, तो जो है बना है आपका वास्तविक संख्या। ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन आपको दे दिए हैं, और कह दीजिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब मिला दिया जाता है तो आपका वास्तविक संख्या बन जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी है अगला जो अपना दिखाई दे रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम। यहाँ से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का सब्जेक्टिव। इसी फार्मूला से क्या होता है, देखिएगा, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान होती है, उसको हम लोग a बराबर bq प्लस r कहते हैं। और a बराबर bq प्लस r जो होता है ना, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र होता है। देखो, a का मतलब क्या होता है, जब हम लोग भाग देते हैं तो उसमें a जो है भाज्य का रोल करता है, b जो है भाजक का रोल करता है, ठीक है, और q जो है भागफल का रोल करता है, और r जो है शेषफल का। अर्थात ये फार्मूला होता है पहली क्लास का है भाई, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, a बराबर bq प्लस r। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला जो है लेमा, वही है लेमा। देखिएगा, लेमा में जो कुछ कहना नहीं है। यूक्लिड के भाग लेमा को ही प्रायः एल्गोरिथम भी कहते हैं ना। जो यूक्लिड का जो भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। अगला जो लिखा गया है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b। देखिएगा, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b का मस वह बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है जो a और b दोनों को विभाजित करता है। ठीक है ना, और इससे एक फार्मूला निकल के आता है a और b मस ab या HCF AB, या ये आपको नहीं समझ में आएगा तो इतना ही याद रखिएगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी, इसको आपको नहीं समझना, ये समझना आपको। देखिएगा, वो भाषा में लिखा गया है a गुणे b बराबर LCM गुणे HCF, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, a गुणे b HCF गुणे LCM। यहाँ से आप फार्मूला निकाल लीजिएगा। a का वैल्यू होता है a बराबर होता है HCF गुणे LCM बटे b बराबर होता है HCF गुणे LCM इंटू a। ठीक है ना, अगला जो फार्मूला है उसको कैसे, ये वाला HCF का फार्मूला है, आप लोग सभी लोग निकाल दिए हैं। HCF बराबर होता है a गुणे b बटे LCM का फार्मूला निकलेगा तो a गुणे b बटे HCF। ठीक है ना। चलिए, अगला जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था वो पूछा गया था एक के बारे में। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है। ठीक है ना, एक ना अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है। 2, ये देखो, अभाज्यों की संख्या अनंत होती है और जो अभाज्य होती हैं उनकी संख्या अनंत होती है। 2 सबसे छोटी एकमात्र सम संख्या और अभाज्य संख्या है। देखिएगा, दो के बारे में जब बात की जाएगी तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या 2 है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में पूछा गया था 2023 में, a और b सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मौसा क्या हो, मौसा 1 हो। a और b, ध्यान रखिएगा, a और b सह अभाज्य कब कहलाते हैं, जिसका मौसा क्या हो, 1 हो। जिसका मौसा कितना हो, 1 हो। लघुत्तम नहीं, महत्तम कितना हो, महत्तम समापवर्तक 1 हो। a और b सह अभाज्य संख्या तब कहलाते हैं, कोई भी संख्या तब कहला जाएगा, 16 17 है तो 16 17 तब कहा जाएगा जब उसका मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला जो पॉइंट नोट कीजिएगा, धन पूर्णांक जो अभाज्य नहीं है यौगिक संख्या कहलाता है। अगला ये जो बात लिखा गया बाबू, इस सब के सब ऑब्जेक्टिव निकल करके आ रहा है, इसलिए इसको लिखा गया है। सबसे छोटी घातों का गुणनफल, ये सब आपको पढ़ना नहीं है। अगला देखते हैं, अभी आप पढ़ लिए हैं। ठीक है, 2 से अधिक संख्याओं के लिए मौसा गुणे लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये सत्य नहीं है। अगर ऐसा पूछ देता है कि 3 गो आपकी किताब में दिया हुआ 1.2 में जब 3 की बात करेगा ना तो ऐसा संभव नहीं, आप इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में लिखा जाता है जिस अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 के रूप में होगा, कहते हैं ना p/q। तो p/q का मतलब क्या हुआ, p/q का मतलब हुआ कि p का p हो जाएगा और q का मतलब होता है 2 गुणे 5। तो जब 2 गुणे 5 के रूप में होगा तो क्या होगा, ठीक है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, और जो अंक है समाप्त होने वाला। और एक और बात सुनिएगा, अगर किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का जोड़ करें, परिमेय संख्या का घटाव करें और परिमेय संख्या का जो है क्या करें, गुना करें, तो सब अपरिमेय संख्या आता है। इस बात को आप याद रखेंगे, √3 सिद्ध करने वाला में काम आएगा। ठीक है,
परिमीकरण क्या होता है? देखिए, किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना ही क्या कहलाता है? परिमीकरण कहलाता है। एक अपरिमेय संख्या क्या होता है? देखिएगा, एक अपरिमेय संख्या ऋण अपरिमेय होता है और एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग जो है क्या होता है? अंतर भी अपरिमेय होता है। ठीक है ना। अगला है ए अपरिमेय संख्या हो तो ए बटे बी, नहीं गलती हो रहा है जी। ए अगर अपरिमेय संख्या हो, ए अपरिमेय संख्या हो तो ए बटा 1, यानी कि इसको बटा 1 ऊपर लगा देते हैं तो भी वह परिमेय होगा। ठीक है। अगला जो है ये आपको सिद्ध करने में काम आएगा, इसको देख लीजिए। अगला जो है ये आपका आसान है, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का। क्या पूछता है? यदि किसी परिमेय संख्या को p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में लिखा जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। और जिसे p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखा जाता है और इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। क्या शांत होता है? शांत होता है। ठीक है। उसका दशमलव प्रसार अशांत या अनास्वानी आवर्ती होगा। अगर नहीं होगा तब, अगर होगा, देखो अगर इस रूप में होगा तो शांत है और नहीं होगा तब इसको लागू करना है। ठीक ना। चलिए आगे बीजगणित। अब बहुपद का भाग आप लोग समझते हैं, जो आपको चाहिए वो उसके लिए हम थोड़ा सा रुकेंगे वहाँ। ये सब आपको पता है। बहुपदों का वर्गीकरण, एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद। देखिएगा, केवल एक पद वाले को हम लोग एक पदी कहते हैं, एक पदी के उदाहरण है, और 2 पद वाले को द्विपदी कहते हैं। और 3 गो पद होगा, देखो ध्यान से, तो त्रिपदी कहेंगे। ठीक है। और जिसका शून्य होगा, जैसे 0x के पावर 2 हो। अगला जो है रैखिक बहुपद क्या होता है? देखिएगा, रैखिक बहुपद मतलब क्या होता है? जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप को हम इसलिए थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि ये पूछा गया है। ax + b, ax प्लस क्या है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है। अब आते हैं द्विघात बहुपद पे। अब देखो, द्विघात बहुपद हम लोगों को पढ़ना है अपने किताब में, तो इसको थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिएगा, ये है आपका ax² bx + c, ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है। ठीक है। और ए बी सी वास्तविक संख्या होगा, a ≠ 0 होगा। अब त्रिघाती बहुपद से भी क्वेश्चन पहले नहीं पूछता था, लेकिन जब से प्रश्न दुगुना हुआ है ना, तब से जो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिएगा ध्यान से कि जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। 2015 में तो चतुर्घाती पूछा था, मतलब 4 गो घात वाला। यहाँ देखिए क्यू है ना, तो इसको त्रिघाती बोलेंगे। ये क्यू है ना, त्रिघाती हो गया। यहाँ क्यू है ना, त्रिघाती हो गया। यहाँ क्यू है ना, त्रिघाती हो गया। जहाँ 3 आपको दिखा दिया पावर, वो त्रिघाती के रूप में आ जाएगा। और ये आपको ध्यान में रखना है कि त्रिघाती बहुपद का जो है फार्मूला क्या होता है। ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं त्रिघाती बहुपद के बारे में। a - b इस अल्फा + बीटा होता है, याद रखिएगा। क्या हो? द्विघात बहुपद में शून्य और गुणनफल निकालने के शून्य को का -b/a और c/a होता है। अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। त्रिघाती बहुपद से क्वेश्चन क्या पूछा था हम उसको बताएंगे। देखिएगा, त्रिघाती बहुपद से यही क्वेश्चन पूछा था, शून्यकों का योग -b/a, गुणनफलों का योग c/a। ठीक है। त्रिघाती बहुपद से गुणनफल निकालने का जो सूत्र होता है ये वाला होता है। और ये वाला प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था? जहाँ से पूछा गया था ये वाला, अल्फा बीटा गामा तो -b/a। अगर ये पूछा अल्फा × बीटा × गामा तो d/a। अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा ना जी। देखिएगा, ये गामा और अल्फा तो c/a हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे जो है, और ये है आपका जहाँ से 2 नंबर का पूछेगा, शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिए रहने पर जो द्विघात बहुपद सूत्र होता है वह यही द्विघात बहुपद सूत्र है। देखिएगा, यही द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है? ये है x² माइनस अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। ये होता है आपका द्विघात बहुपद सूत्र, जो 2 नंबर का पूछेगा। अल्फा + बीटा शून्यकों का योग, अल्फा × बीटा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना। चलिए, अब त्रिघात बहुपद का ठीक उसी प्रकार है। ये बहुपद उसका निकालने का सूत्र होता है x³ - अल्फा + बीटा + गामा × x² प्लस अल्फा बीटा अल्फा ना जी। उसके बाद से गामा हो जाएगा। तो ये आपका 3 गो है, निकालने का है। एक बार पढ़ लेते हैं। देखिएगा, इसमें x³ होता है और अल्फा + बीटा + गामा के साथ x² से गुना होता है। फिर प्लस देते हैं, ये वाला फार्मूला लिखते हैं, फिर माइनस देते हैं और अल्फा × बीटा × गामा लिख देते हैं। ये त्रिघात का अभी नहीं पूछा है, पूछ भी सकता है, इसलिए इसको आपको दर्शा दिया गया है। ठीक है। क्योंकि प्रश्न जब से दुगुने हुए हैं, किताब तो दुगुना हुआ नहीं है, तो ये करना पड़ेगा, उसको बोर्ड को करना पड़ेगा। चलिए, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप आपको पता हो गया, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता हो गया, त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप पता हो गया। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, अगला देखेंगे। अगला जो चैप्टर है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा।
यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक हल होने का शर्त, अनेक हल होने का शर्त, तो हम लोग इस फार्मूला को याद रखेंगे कि A1/A2 A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल, अगर यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, क्या नॉट लगा है देखिएगा ध्यान से। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा कम से कम 3 अंक का पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तो उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। हल क्या होगा, केवल एक हल होगा, और एक हल को हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं, ठीक है ना। और जब हल निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें अविरोधी विरोधी लिखा गया, आप देख लीजिएगा। अविरोधी होता है कौन, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 हो तो। अगला जो लिखे हैं A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, इसमें क्या होता है, समांतर रेखा होता है और यह संगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। अगला तीसरा जो है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, मतलब तीनों के तीनों जब बराबर होता है तो उसका जो ग्राफीय निरूपण होता है समपाती रेखा होती है, और इसमें हलों की संख्या अपरिमित रूप से अनेक हल होती है, और जब हलों की संख्या अपरिमित रूप से अनेक हल होगी तो जो है वो संगत होगा, ठीक है, और ये अविरोधी होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछता है, ठीक है। और ये पूछे जाएगा ना कि एक हल होने का शर्त बताइए, अनेक हल होने का शर्त बताइए, समांतर होने का शर्त बताइए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए हम आपको ये जो बात बता रहे थे ये वाला, अब A1 B1 C2 जो भी है, अब इसको थोड़ा सा हम लिखने का प्रयास करेंगे। जिसका कोई हल नहीं होता है उस समीकरण को क्या कहते हैं, तो उस समीकरण को जो है, उस समीकरण युग्म को असंगत होता है। और जिसका केवल एक हल या अद्वितीय हल होता है उसे उस समीकरण को क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण का इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसको पढ़ने का ये बाबू ध्यान दीजिएगा। ये क्या कह रहा है कि दो चर का रैखिक समीकरण A1x B1y C1, ठीक है ना। यानी कि ये जो है समीकरण 1 होगा और समीकरण कितना होगा, 2 होगा। व्यापक रूप है उसका ABC, यानी कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 एक वास्तविक संख्या होती है। अब विरोधी युग्म क्या होता है, ऐसा दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें हलों की संख्या एक और केवल एक होती है उसे अविरोधी कहते हैं। अविरोधी क्या होता है, जिसका केवल एक हल होता है, ध्यान रखिएगा। अविरोधी पूछेगा ना, अब अविरोधी क्या होता है, तो ऐसा दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें केवल कितना हल जो है, केवल कितना होना चाहिए जी, केवल हल को संख्या जो है केवल एक होना चाहिए, ठीक है। और उसका शर्त क्या होता है, अविरोधी होने का शर्त क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अविरोधी का शर्त क्या होता है, अविरोधी का शर्त होता है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अब आते हैं विरोधी। विरोधी क्या होता है देखिएगा, आप लोगों को पहली बार नहीं मिलेगा बाबू। देखो देखें, विरोधी कह रहा है कि ऐसा समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। विरोधी युग्म कहते हैं जिसका कोई हल नहीं होता है। A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ये क्या होता है, विरोधी युग्म का उदाहरण है, ठीक है ना। अब आश्रित युग्म क्या होता है देखिएगा, ऐसा समीकरण युग्म जिसमें अनगिनत हल होता है। जो अनगिनत हल होता है उसे आश्रित युग्म कहते हैं, अर्थात अनेक हल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आश्रित युग्म कहते हैं। और ये उसका फार्मूला होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में। देखिएगा द्विघात समीकरण कह रहा है, इसका डेफिनेशन कि जब किसी द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है तब वह द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है ना, मिश्रित और शुद्ध, ठीक है ना। द्विघात अगला ये आपको देख, जिस द्विघात समीकरण में केवल चर राशि वर्ग के रूप में रखा जाता है उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ax² + c बराबर 0। अगर द्विघात समीकरण ax², इसको देखिएगा क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर ax² bx + c बराबर 0, यदि b बराबर 0 हो तो वह शुद्ध द्विघात समीकरण बन जाता है। b बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो शुद्ध द्विघात समीकरण बन जाएगा। जैसे x² - 4 बराबर 0, ये शुद्ध समीकरण है, ठीक है ना। चलिए मिश्रित क्या होता है या अशुद्ध क्या होता है, जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि पहले और दूसरे घात की हो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित कहते हैं। देख लीजिए ये है आपका व्यापक रूप। अब इसको याद रखना है, यहाँ से बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछने वाला है।
अगर द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी नॉट इक्वल 0 हो तो वह मिश्रित द्विघात समीकरण होगा। उसका यह उदाहरण दिया हुआ है। और एक और बात, यहाँ जो लिया ना कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर के दो मूल, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4ac माइनस 2 ये फार्मूला होता है, द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं। पूर्ण वर्ग विधि यही है, इसे ही द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। पूर्ण वर्ग पूरा जो वर्ग करते हैं हम लोग, उसको निकालने की जो नियम है उसको श्रीधराचार्य के नियम से जानते हैं, और इसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए श्रीधराचार्य के नियम देख लीजिए। द्विघात समीकरण बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या विवेचकर कहते हैं। इसे डी कैपिटल डी द्वारा सूचित किया जाता है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्राकृतिक जांच करना, और यहाँ से आपका अंक जो है पूछा जाएगा, कई नंबर का पूछा जाएगा, देख लीजिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इधर वाला बड़ा है, ठीक है ना, और इधर वाला छोटा है, जिधर मुंह खुला है ये बड़ा होगा, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा, जिधर मुंह बंद होगा ये छोटा होगा। ठीक है ना, ये छोटा होगा। तो 0 हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी डी का जो वैल्यू होगा, जब डी का वैल्यू आए, इसका मतलब क्या होता है, जब डी का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा हमेशा किससे, 0 से ना। जब बड़ा होगा तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, उसके दो को असमान मूल लाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, ये फार्मूला होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, डी बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या करेंगे, डी बराबर कितना हो जाए, 0। कह रहा है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होता है, और इसका जो शर्त होता है वह दो जो सूत्र निकलता है माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a होता है। यहाँ से भी प्रश्न आएगा। ठीक है। तीसरा देखिएगा, क्या तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, लेस देन 0, यानी 0 से क्या हो जाए, छोटा हो, अर्थात जब डी का मान क्या हो जाए, छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक नाम नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी वास्तविक नाम नहीं है। अब आते हैं अगला जो फार्मूला है, देखिएगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ डी एक विवेचक है चाहे विवेचकर है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि डी का जो वैल्यू है, इसका मतलब होता है डी का जो वैल्यू हो 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो द्विघात समीकरण के दो गो वास्तविक मूल निकलते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी का जो वैल्यू है 0 के बराबर हो जाए, डी का जो वैल्यू है 0 के बराबर हो तो द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के कौन, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, अर्थात संपाती होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का जो माने क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, 0 जो है 0 से, तो क्या द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि इधर इधर 0 क्या है, बड़ है, आई क्या है, छोट है। ठीक है। चलिए वर्ग पूरा करने पर जो प्रश्न है 1/2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर होता है। सरल युग्मत समीकरणों को हल के 5 विधि है, तुलनात्मक बाई कंपेरिजन, सब्लिमेशन, प्रतिस्थापन, इलिमिनेशन, विलोपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद से रेशियो, ये होता है आपका विलोपन विधि से हल। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये विलोपन विधि से हल है त्रिकोणमिति। हम लोग इसके पहले जो है त्रिकोणमिति ना पढ़े जी। चलिए हाँ, शुरू में जो हम लोग पढ़ लिए थे। अच्छा, वेरी गुड, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ लिए हैं। ठीक है ना। हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ लिए, अब आगे देखिएगा, वीडियो छोड़कर भागो मत बाबू, कहाँ जा रहे हो, कौन काम है। देखिए त्रिकोणमिति हमने खत्म कर दिया था, और त्रिकोणमिति के बाद जो चैप्टर होगा उसको अब पढ़ाएंगे। ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इस टेबल को बहुत बढ़िया से याद भी करना। अब आते हैं मेंसुरेशन में। देखिए मेंसुरेशन क्या कहता है। मेंसुरेशन कहता है कि वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है। देखिएगा ध्यान से, वृत्त की परिधि 2πr, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त का जो क्षेत्रफल है πr², अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, पाई प्लस 2/2 इंटू डी, अच्छा है पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है। अगला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 πr², मतलब कि 1/8 हो जाएगा ना। कैसे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, पेंडिंग। आगे अब है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा बटा 360, चाप का होता है कितना, पाई r थीटा बटा 180।
ठीक है। त्रिज्या खंड की परिमिति की बात की जाए तो त्रिज्या खंड की परिमिति क्या होती है, 2 + पाई थीटा बटे 108 इंटू आर। वृत्तखंड का होता है कि आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन, ठीक है ना, साइन थीटा। आगे वृत्तखंड की परिधि, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि वृत्तखंड की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए तो एल होगा, पाई आर थीटा होगा और 180 होगा, ठीक है, जहां एल क्या होगा, जीवा की लंबाई होगी। अब आते हैं शंकु के छिन्नक में, बहुत आसान है। देखिएगा शंकु के छिन्नक में क्या क्या दिया हुआ है। शंकु का छिन्नक आयतन होता है 1/2 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2, ठीक है। अब आते हैं छिन्नक का वक्र में। छिन्नक का जो वक्र है वो क्या कहता है, वो कहता है कि पाई एल इंटू आर प्लस 1, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे कहता है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना होता है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 जोड़ पाई R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर। शंकु के छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो क्या होती है, ध्यान रखिएगा, शंकु की जो छिन्नक की ऊंचाई होती है वो क्या होती है, √h² प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कितना आसान है जी। अब देखिएगा घन और घनाभ। घनाभ का विकर्ण होता है √L² जोड़ B² जोड़ H², ठीक है। अगला जो है घनाभ का विकर्ण देख लीजिए, और घनाभ का विकर्ण जो होता है 3L होता है, √3L होता है। और घनाभ ये घन है जी, घनाभ का ई विकर्ण है, ठीक है। घनाभ का विकर्ण हो गया, घन का विकर्ण हो गया, घनाभ का आयतन हो गया L गुणे B गुणे H। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए ना तो रुक जाना बाबू। घनाभ का आयतन क्या होता है, देखो जितना L होगा उतना ही B होगा उतना ही H होगा, तो वो घनाभ का आयतन आपका निकलेगा। और ये घनाभ का आयतन जो है वर्ग की तरह नहीं होता है। अगला है घन का आयतन। देखिएगा घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है L3 और घन का कुल पृष्ठ होता है 6L², ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दूरी सूत्र में। तो दूरी सूत्र दो प्रकार का होता है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर, तो इसके लिए दूरी सूत्र है, ठीक है ना। तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो गया y का वैल्यू निकालने के लिए। अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। और बिंदु अगर p का वैल्यू x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है जी, x² जोड़ y² होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एक होगा, यहाँ पर 0,0 देगा और यहाँ पर जो आपका अंक आ जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अनुपात वाला बातें कर लेते हैं, बच्चों के साथ शेयर करते हैं। शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है कीजिए बाबू। बिंदुओं P(x1) और QY(x2) और Y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है ना। चलिए अगला है कि अगर हमको कोई बोलेगा तो क्या करेंगे। देखिएगा बिंदु P का वैल्यू दिया है, Q का वैल्यू दिया है, को जोड़ने वाला रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना है। तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है ना। अब आते हैं त्रिभुज का जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है। सभी बच्चे जिसको जैसे याद है उसको ऐसे ही याद रखेंगे, चाहे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 y2 - y3 ब्रैकेट बंद हो जाता है, फिर x1 है तो अब y x2 होगा और x3 होगा, ठीक है। फार्मूला ठीक है जी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है फार्मूला, समांतर श्रेणी। और ये बहुत आसान चैप्टर है समांतर श्रेणी। ये है a + d, ये +2d, a + 3d, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये अनंत पद, a + n - 1 × d, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। एपी में a को बोलते हैं प्रथम पद, d को बोलते हैं सार्वंतर और d कैसे निकलता है, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3। एक अगला पद में से एक पीछे वाले पद को घटा दीजिएगा तो आपको जो है डी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एनवा पद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एनवा पद को ही हम लोग अंतिम पद कहते हैं, इसी को हम लोग एल कहते हैं, ये एन कहते हैं।
चाहे टी एन कहते हैं और चाहे एल कहते हैं। तो ए बराबर हो जाए, चाहे टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन पदों का योगफल निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? एन पदों का योगफल होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बुझाया? बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस, इसका प्रयोग तब करते हैं जब आपको अंतिम पता हो, ठीक है। और इस तरह से आपका त्रिकोणमिति का खत्म हो गया। अब आते हैं, अब देखो माध्य कैसे निकलता है, फिर बहुलक कैसे निकलता है, कल्पित विधि क्या है, बहुलक कैसे निकलता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो पूरे किताब को ही हम लोग खत्म करने का मैंने ठान लिए है कि पूरे किताब का जो फार्मूला है उसको करेंगे। तो चलो करते हैं, देखते हैं। भागना तो नहीं है भाई। चलिए देखिए, अब है अपना माध्य। माध्य कैसे निकलता है और इसको शॉर्टकट में कैसे निकालने का प्रयास तो आप लोग किए ही होंगे। देखिएगा, अवर्गीकृत आंकड़ों का जो मान होता है वो 3 होता है, 7 होता है, 9, 11, 15। यदि n सम हो तो सम होगा तो क्या लेना है जी? अगर सम होगा तो हम लोग क्या करते हैं, n बाई टू पद जोड़ n प्लस n बाई टू प्लस वनवा पद, ये होता है सम के लिए और ये होता है विषम के लिए। तो विषम होता है तो हम लोग डायरेक्ट माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, n प्लस वन बाई टू कर देते हैं तो आपका निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला है? जो वर्गीकृत, हाँ, जो वर्गीकृत, देखिएगा ध्यान से, जो वर्गीकृत आंकड़ा है उसके लिए होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ आई इंटू क्या है एच, ये फार्मूला आपका होता है, ठीक है। और देखो इसमें क्या क्या होता है उसको देखिएगा ध्यान से। एल मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन माने प्रेक्षणों की संख्या जिसको सिग्मा एफ कहते हो, और नीचे है सी एफ क्या होता है? तो सी एफ जो होता है वह माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले क्या होते हैं, वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, और एफ जो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, ठीक है। चलिए अगला जो है एच जो है वर्ग अंतराल होता है, इसको भी नोट कर लिएगा। वर्ग अंतराल होता है और माध्यक, बहुलक और इसमें संबंध। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि माध्यक, माध्य, बहुलक और माध्य में, यहाँ पर माध्यक को लिख लीजिएगा, ठीक है ना, माध्यक। चलिए ये फार्मूला होता है और ये फार्मूला आपको कई बार पूछ चुका है, 2023 में पूछा, 2000 कितना में पूछा, आप ध्यान नहीं दीजिएगा। देखिएगा थ्री माध्य, थ्री क्या है बाबू? थ्री माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक, बहुलक जोड़ टू इंटू माध्य, ठीक है। देखिए आगे चलेंगे, आगे खत्म कैसे हो गया जी? चलिए आई होप आशा करता हूँ कि पूरा फार्मूलाज खत्म हो गया। देख लेते हैं हम भी, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट हम लोग पढ़िए लिए, 4 पार्ट पढ़िए लिए। अब लास्ट में जो छूटा है उसको शंकु वगैरह छूटा हुआ है तो उसको देख लेते हैं। ज़्यादा तो फार्मूला है नहीं, ज़्यादा फार्मूला है नहीं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं गोला, गोला का इतनी सब फार्मूला देख लेते हैं। इस बारे में थोड़ा देख लेते हैं, गोला का फार्मूला जो होता है उसके बारे में देख लेंगे। ये गोला का डेफिनेशन है, आप देख लीजिएगा। और हम डायरेक्ट फार्मूला पे आते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र, गोला का संपूर्ण और वक्र दोनों एक ही होता है। तो गोला का जब भी आपको संपूर्ण वक्र पूछे, चाहे वक्र पूछे, तो आप 4πr² लिखेंगे, ठीक है, 4πr²। अब गोला का आयतन होता है 4/3πr³, 4/3πr³। अगला है अर्धगोला का। तो अर्धगोला का फार्मूला क्या होता है? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr², अर्धगोला का संपूर्ण होता है 3πr², और अर्धगोला का आयतन होता है 2/3πr³। ये फार्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और गोलाकार छिलके का आयतन, गोलाकार छिलके का आयतन होता है 4/3π इंटू कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³, ठीक है। चलिए ये आपका था, गोला का खत्म होगा। अब शंकु का ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं। और शंकु में क्या होता है देखिएगा, एल होता है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना, और एच तो ऊंचाई होता ही है। तो L² बराबर होता है H² जोड़ R², और वहां से आप सारे फार्मूला निकाल पाते हो। अगला जो फार्मूला है वो क्या है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr_l, शंकु के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr इंटू L प्लस R, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे फार्मूला क्या है, अगला फार्मूला, शंकु का आयतन 1/3πr²h, 1/3πr²h, ठीक है। चलिए πrl होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा,
शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है जी, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। शंकु के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए अब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, देख लीजिए कैसे निकला हुआ, सारा चीज बता दिया गया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में। देखिएगा बेलन क्या है, बेलन का वक्र, बेलन ऐसे ही ना होता है जी, बेलन तो ऐसे ही होता है ना जी। तो देखिएगा ध्यान से, बेलन के वक्र का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच। उसके बाद से बेलन का संपूर्ण कब निकालें, बेलन को ही समबेलन कहते हैं, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आइए खोखले बेलन का आयतन निकालना है, तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा। देख लीजिए बेलन में 3 तरह से तो होते हैं, ये आपका बेलन दिखाई दे रहा है और ये उसका ये डेफिनेशन है, ठीक है। देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का तीसरा सतह होता है, यदि इस बेलन को अक्ष के समांतर काट दिया जाए तो इसका पूरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, आयत के रूप में हो जाएगा। देख लीजिएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। ये भी इसका शुद्धि है जो भी है। स्टैटिक्स में आते हैं तो स्टैटिक्स में कुछ पढ़ना नहीं था, गौण आंकड़े हो गए थे, ठीक है। और फिर देखिएगा ध्यान से, बारंबारता पढ़ना था जो कि आप लोग पढ़े हुए हैं। मिलान चिन्ह होता है, मिलान चिन्ह भी आप लोग देख लीजिए। अतिव्यापी व्यापी भी होता है, और ये 1/A2 चलता है तो उसी में ये भी होता बहुलक वर्ग की है। परिसर कैसे निकलता है, तो परिसर देखिएगा ऐसे निकलता है, ये फार्मूला है परिसर निकालने का। ये परिसर होता है, सर्वाधिक मान में से क्या करते हैं, निम्न को घटा देते हैं। और वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो वर्ग चिन्ह का ये फार्मूला है जो आपको पढ़ना है कि वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, ये होता है वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह का मान उच्च सीमा और निम्न सीमा में 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, ठीक है। अतिव्यापी विघिति हो गया, पहला दूसरा तीसरा जो भी है। अब बहुत 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 फार्मूला है, उतना नहीं है जितना आपको चाहिए, लेकिन इसमें उतना ही रखा गया है जो परीक्षा की दृष्टि से हो। माध्य माध्यिका बहुलक का ये सीरीज है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा आप, माध्य माध्यिका का बहुलक का सीरीज है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जो मतलब है, जो जितना पढ़ना है, जिससे जो परीक्षा में पूछेगा उसी से मतलब है। तो इसको हम धीरे 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 क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। आपको चाहिए तो आप रुका करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। बहुलक, ये देखिएगा बहुलक क्या होता है कि वह चार मान सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो देख लीजिएगा, अखंडित श्रेणी भी पढ़ना है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। तो फार्मूला पढ़ ही लिए हैं और हमें लगता है कि समाप्त हो गया। मूड निकालने के लिए पूछा गया है, तो एक प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है। इस प्रोबेबिलिटी में आपको इतना ही याद रखना है, घटना घटने की संभावना, ये वाला फार्मूला। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है ना कि पूरा नीचे और जो घटना घटता है उसको ऊपर रख देते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है जो कि आपको ऑब्जेक्ट में पूछेगा। पीई प्रोबेबिलिटी ई और जो प्रोबेबिलिटी नॉट ई, पीई प्रोबेबिलिटी ई अजोर प्रोबेबिलिटी नॉट ई के बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस तरह से आपके सारे फार्मूले किताब का खत्म हो गया। और निर्देशांक का जो फार्मूला था उसमें थोड़ा सा हम ऐड करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, इसको याद रखिएगा, ये इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाला मामला याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछने वाला पहला प्लस प्लस होता है, इधर क्या होता है, इधर 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 ये एक्स वाला है ना जी, तो इधर माइनस होता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस होता है, ठीक है, ये प्लस माइनस होता है। तो ये सब बातें आपको याद रखना। तो एक्स अक्ष वाला को भुज कहते हैं, वाई अक्ष वाला को कोटि कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन डिस्कशन होगा तो ये आ जाएगा। और मैथ का फार्मूला 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।